हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, पैरीमीटर एंड एरिया, उसका फिगर इट आउट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। फिगर इट आउट के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 सारे ही हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, जहां पर हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 8। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 5 क्या देके रखा हुआ है, शेप ए हैज एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एक शेप ए है, उसका एरिया हमें कितना देके रखा हुआ है, 18 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स मतलब यहाँ पर हमें यूनिट्स जो है, मतलब स्क्वायर ग्रिड पेपर नहीं होता, मैंने आपको बताया था ग्रिड पेपर ऐसे होता है, तो उस पे जो शेप्स बनते हैं उस फॉर्म में हमें यहाँ पर देकर रखा है। इसकी यूनिट ना सेंटीमीटर है ना मीटर है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लेकर चल रहे हैं, मतलब एक बॉक्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, एंड शेप बी हैज़ एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट। और ऐसे ही जो शेप बी है उसका एरिया कितना देके रखा है, 20 स्क्वायर यूनिट हमें देके रखा हुआ है। ठीक है, शेप ए हैज़ अ लॉन्गर पैरीमीटर देन शेप बी। बोला जा रहा है जो शेप ए है उसका पैरीमीटर शेप बी से ज़्यादा है। ठीक है, ड्रॉ टू सच शेप्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन। हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, दो ऐसे शेप्स बनाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। किस कंडीशन को? दैट शेप ए हैज़ अ लॉन्गर पैरीमीटर देन शेप बी। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले तो हमें दे के क्या रखा हुआ है, हमें दे के रखा हुआ है एरिया, एरिया ऑफ शेप ए। क्या है एरिया? 18 यूनिट, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अभी हम क्या करते हैं, एरिया दूसरे का भी लिख लेते हैं, या फिर पहले हम देख लेते हैं एरिया ऑफ शेप ए हमें देके रखा है। ठीक है, कितना? 18 स्क्वायर यूनिट्स। एंड एरिया ऑफ शेप भी कितना देके रखा है, चलो वो भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ शेप भी हमें देके रखा हुआ है 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो शेप बी का एरिया ज़्यादा है, तो पैरीमीटर भी शेप बी का ज़्यादा होना चाहिए, यही सोच रहे हो ना। लेकिन हमें कंडीशन कैसी दी गई है कि शेप ए का एरिया ज़्यादा होगा शेप बी से। हमें ऐसे शेप्स यहाँ पर बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें डायमेंशंस, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शेप ए की भी और शेप बी की भी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम शेप ए पे आते हैं, अगर हम शेप ए पर आते हैं, अगर हम शेप ए पे आते हैं तो यहाँ पर एरिया कितना देके रखा हुआ है, एरिया हमें 18 स्क्वायर यूनिट से देके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, एंड वो हमें कितना देके रखा है, 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ जो कि हमें डायमेंशंस निकालनी है, तो हम सबसे पहले तो 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, यही मैंने आपको सिखाया था। तो जब हम 18 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हमें क्या पता है, जब हम 1 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 18 आएगा। ठीक है, फिर हमें पता है 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 18 आएगा। फिर हमें पता है 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 18 आएगा। 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, लेकिन वो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स हो जाएगा, 6 3 ज़ा
18, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आप लेंथ 1 लेते हो तो ब्रेथ कितनी होगी 18, अगर आप लेंथ 2 लेते हो तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 9, एंड अगर आप लेंथ 3 लेते हो तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 6, और दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब इन डायमेंशंस का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा 18 ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए यहाँ पर तो क्या निकल गए, डायमेंशंस निकल गए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे डायमेंशंस को इनमें से चूज करना है कि हमारा जो शेप ए है उसका पैरीमीटर शेप बी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेप बी के भी डायमेंशंस यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर हम पैरीमीटर पे आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे के रखा है, हमें एरिया ऑफ शेप भी दे के रखा है 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एंड हमें पता है फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 20 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, 20 के फैक्टर्स निकालने वाले हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तब भी 20 आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तब भी क्या आएगा 20 आएगा। 3 की टेबल में 20 नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तब भी 20 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तब भी 20 आएगा, लेकिन 5 4 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। मतलब बेसिकली ये हमने क्या निकाल लिए, 20 के फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, आया समझ में। अभी यहाँ पर अगर हम लेंथ 1 लेते हैं तो ब्रेथ कितनी होगी 20, अगर लेंथ 2 लेते हैं तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10, लेंथ अगर 4 लेते हैं तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो बेसिकली ये हमने क्या निकाल लिए हैं, ऑल पॉसिबल डायमेंशंस निकाल लिए हैं शेप बी के। ठीक है, आया समझ में। लेकिन हमें इन तीनों में से ऐसे डायमेंशंस चुनने हैं कि जिससे क्या हो, पैरीमीटर शेप बी का शेप ए के पैरीमीटर से कम आए। ठीक है, आया समझ में। वैसे तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना आप ग्रेटर नंबर लोगे, जैसे कि 18 ग्रेटर दिख रहा है, तो उतना पैरीमीटर आपका ज़्यादा आएगा, और जितने स्मॉलर नंबर्स लोगे जैसे कि 3 6, उतना पैरीमीटर आपका कम आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखो, जितने ज़्यादा नंबर लोगे उतना पैरीमीटर ज़्यादा आएगा, जितने कम नंबर लोगे जैसे कि 4 और 9 उतना पैरीमीटर कम आएगा। ठीक है, या फिर आप कैसे देख सकते हो, डायरेक्टली प्लस करके देखना। ठीक है, 1 + 18 कितना होता है 19। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। 2 + 9 कितना होता है 11 यहाँ पे लिख देंगे। 3 + 6 कितना होता है 3 + 6 होता है 9 यहाँ पर लिख देंगे। सबसे ग्रेटर क्या आ रहा है 19 आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें 1 + 20 कितना होता है 21, 2 + 10 कितना हो जाएगा 12, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट 21 आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट 9 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि शेप ए का पैरीमीटर ज़्यादा हो। ठीक है, शेप बी से, तो शेप ए में अगर हम देखें 19 आता है, तो हम ये वाला जो डायमेंशन है वो ले सकते हैं। और शेप बी में देखें तो सबसे कम 4 और 5 के लिए हमें दिख रहा है 9, तो हम क्या करेंगे 4 और 5 डायमेंशंस लेकर चलेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम पैरीमीटर निकालते हैं, पैरीमीटर ऑफ शेप ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आया समझ में। इसलिए मैंने आपको इन डायमेंशंस को प्लस करने के लिए बोला था, ताकि आपको पता चले कि कौन से डायमेंशंस चूज करने पे पैरीमीटर आपका ज़्यादा आएगा एंड कौन से डायमेंशंस चूज करने पे पैरीमीटर आपका कम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन तो सारे ही डायमेंशंस में होगा ही, क्योंकि फॉर्मूले में दे के रखा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम कौन से डायमेंशंस लेंगे, लेंथ हम ले लेंगे 1 एंड ब्रेथ हम ले लेंगे 18। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 18 कितना होता है 19 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 38 स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट तो नहीं लगेगी क्योंकि एरिया है, तो 38 यूनिट्स लग जाएंगी। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली पैरीमीटर निकालेंगे शेप बी का। पैरीमीटर ऑफ शेप बी, फॉर्मूला क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हम कितना ले रहे हैं 4
और ब्रेथ हम ले रहे हैं 9। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 5 दे के रखा है, 4 + 5, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 18, एंड साथ में क्या लग जाएगा, यूनिट्स लग जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो आप अच्छे से देख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ शेप ए जो कि कितना आया है 38 यूनिट्स, वो ज़्यादा है किससे, शेप बी के पेरीमीटर से, जो कि कितना आया है 18 यूनिट्स, ठीक है। आया समझ में? तो इस कंडीशन को हमने क्या किया है, बिल्कुल फॉलो कर लिया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे रेक्टेंगल्स भी बनाने हैं, ठीक है, ऐसे शेप्स भी बनाने हैं जिसमें 38 यूनिट्स हो एंड जिसमें 18 यूनिट्स हो, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन फिर हम शेप्स पर आएंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं शेप ए की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लेंथ ले रहे हैं 1 और ब्रेथ कितना ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेंथ कितनी लेनी है, 1 यूनिट। कितनी लेंथ लेनी है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर हम डॉट्स बनाएंगे, एक डॉट ये हो गया, एक डॉट ये हो गया, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 यूनिट बन जाएगा। मतलब हम यहाँ पर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली बनाना कहाँ पे, ग्रिड पेपर होता है ना, तो आप वहाँ पे एग्जैक्टली बना सकते हो, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, हमें ब्रेथ कितनी चाहिए, 18, ठीक है। तो 18 यूनिट्स चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 यूनिट हो जाएगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, then 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो ऊपर तक आ रहा है बिल्कुल। एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी सेम, या फिर हम एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, मतलब लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते पूरे हम 18 पॉइंट्स तक पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पर भी सेम हम 18 पॉइंट्स तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। एंड इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। आया समझ में? तो ये लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, 1 यूनिट, एंड ब्रेथ के लिए कितना आ जाएगा, 18 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पर स्पेस की कमी है, या फिर आप डायमेंशंस को चेंज भी कर सकते हो, ब्रेथ को 1 ले सकते हो, लेंथ को 18 ले सकते हो। तब फिगर क्या होगा, तब फिगर ऐसे में बनेगा, लंबे में बनेगा, ठीक है। आया समझ में? ये भी करेक्ट है, एंड वो ऐसे लंबे में बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आ गया इतना समझ में? या फिर हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, शेप ए की बात करें तो लेंथ हम ले रहे हैं 1 यूनिट एंड ब्रेथ हम ले रहे हैं 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम डॉट बना देंगे यहाँ पे 1 एंड ये 2, ठीक है। ये हमने क्या किए, डॉट्स बना दिए, ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 यूनिट बन जाएगा। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये हमने 18 डॉट्स बना दिए ताकि पूरी 18 यूनिट्स तक आ जाए, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 18 यूनिट्स तक ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 यूनिट, देन उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर भी सेम
18 यूनिट्स तक हमने डॉट्स बना दिए हैं, तो यहाँ तक आ जाएगी लाइन, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है 1 यूनिट एंड यहाँ पर बन जाएंगे 18 यूनिट्स, ठीक है। अगर ग्रिड पेपर पे आप बनाते हो तो आप देख पाओगे कुछ ऐसी शेप बनेगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये 18, ठीक है। कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, ठीक है। आया समझ में? जो स्क्वायर बॉक्सेस रहते हैं, ग्राफ पेपर रहता है, अगर आप उस पर फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसा आपको फिगर दिखेगा, ठीक है। आया समझ में? अब अगर हम बात करते हैं शेप बी की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लेंथ कितनी ले रहे हैं, लेंथ हम ले रहे हैं 4 एंड ब्रेथ हम ले रहे हैं 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम डॉट्स बना देंगे। लेंथ की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, देन 2, देन 3, देन 4, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम ब्रेथ की बात करें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। देन यहाँ पर भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यूनिट तक बन जाएगा एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 यूनिट तक चला जाएगा। यहाँ पर भी 5 यूनिट तक जाएगा एंड यहाँ पर चारों यूनिट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है कि आपको स्क्वायर पेपर या ग्राफ पेपर पे बनाना है तो आपको शेप जो है वो ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर आप देख पाओगे कि 1 2 3 4 यूनिट्स कितनी है, लेंथ मतलब 4 यूनिट्स है। और ब्रेथ की बात करें तो 1 2 3 4 5 यूनिट्स किसके लिए आ रहा है, ब्रेथ के लिए आ रहा है। तो ऐसे कुछ आपके शेप्स बन जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमसे जो बोला गया था वो हमने कर लिया है क्वेश्चन 5 में कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम and 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर। हमसे बोला जा रहा है कि अपनी बुक की पेज पे हमें क्या बनाना है, बॉर्डर बनाना है, ठीक है। और ऐसा बॉर्डर बनाना है कि टॉप और बॉटम से कितना हो, टॉप एंड बॉटम से हो 1 सेंटीमीटर एंड उसके बाद लेफ्ट एंड राइट से कितना हो, लेफ्ट एंड राइट से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब बेसिकली टॉप एंड बॉटम की बात करी जा रही है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। राइट एंड लेफ्ट की बात करी जा रही है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। मतलब लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे के रखी है। फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर, जो कि आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो या डायरेक्टली इन्हें ऐड करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ द border is equal to 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर, और दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया है, पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर निकल गया है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 18 यूनिट्स, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट without touching the outer rectangle that occupies exactly half the area। क्या बोला जा रहा है
कि हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिनके हमें डायमेंशंस दे के रखे, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दे के रखी हुई है। लेंथ कितनी है 12 यूनिट्स और ब्रेथ कितनी है 8 यूनिट्स। फिर बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, एक दूसरा रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करना है। ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल, मतलब जो अंदर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ना वो आउटर रेक्टेंगल को टच नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। दैट ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया। एंड बोला जा रहा है जो हम अंदर साइड रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ना तो उसका एरिया जो होगा वो आउटर रेक्टेंगल के आधा होगा, ठीक है। आया समझ में? मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी यूनिट्स हमें कितनी दे के रखी है, 12 यूनिट्स एंड 18 यूनिट्स, सॉरी 8 यूनिट्स, ठीक है। फिर बोला जा रहा है एक हमें अंदर भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि आउटर रेक्टेंगल को टच नहीं होना चाहिए, और इसका एरिया जो होगा, इनसाइड वाले रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो इस बड़े वाले रेक्टेंगल मतलब आउटर रेक्टेंगल का आधा होगा, एग्जैक्टली आधा होगा, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया की बात हो रही है तो हम बड़े वाला रेक्टेंगल जो कि आउटर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय जब आप 88 करोगे, सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाय जब आप 8 करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पर 96 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट लगता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल जो उसके अंदर बना हुआ है उसका एरिया क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसका एरिया ये आउटर रेक्टेंगल के एरिया से हाफ होना चाहिए, मतलब 96 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 48 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा, 48 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जो इनर रेक्टेंगल रहेगा उसका एरिया कितना होने वाला है, 48 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हमें ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनर रेक्टेंगल का भी डायमेंशंस निकालने होंगे। आउटर रेक्टेंगल के तो डायमेंशंस हमें दे के रखे हैं 12 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स, हमें इनर रेक्टेंगल के भी डायमेंशंस बिल्कुल निकालने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। एरिया हमें कितना पता है, 48, तो ये जो 48 है ये किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। तो डायमेंशंस निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि आपको क्या निकालने रहेंगे, 48 के फैक्टर्स निकालने रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 48 के यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा, 48 आएगा। 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा, 48 आएगा। 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा, 48 आएगा। 5 की टेबल में 48 आता नहीं है। 6 की टेबल की बात करें तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा, 48 आएगा। 7 की टेबल में 48 आता नहीं है, फिर आएगा 8 की टेबल में, 8 6 48 जो कि इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमें अलग अलग डायमेंशंस मिल चुके हैं, ठीक है। तो हम किसी भी डायमेंशन को चूज करके यहाँ पर बना सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं हमारा रेक्टेंगल। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि टच नहीं होना चाहिए आउटर रेक्टेंगल को, ठीक है। आया समझ में? तो अगर हम लेंथ 1 लेते हैं एंड 48 क्या ले लेते हैं, ब्रेथ, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ब्रेथ कितनी दे के रखी है, 8 यूनिट, तो 48 तक ब्रेथ लेंगे जो कि सीधी बनती है लाइन, ठीक है। तो 48 तक ब्रेथ लेंगे, वो बिल्कुल आउटर को भी क्रॉस करेगी।
क्योंकि आउटर रेक्टेंगल तो 8 यूनिट तक ही सीमित है, तो हम 48 यूनिट्स लेकर चलेंगे तो वो बहुत ही आगे तक चला जाएगा, तो वो टच करके ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला डायमेंशन नहीं ले सकते, यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस। फिर हम आते हैं 2 और 24 पे। अगर लेंथ 2 लेते हैं और 24 ब्रेथ लेते हैं तो आप ध्यान से देखोगे 24 यूनिट तक जाएगा तो वो 8 यूनिट से ज़्यादा ही है, तो वो भी टच करके क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी नहीं ले सकते ब्रेथ, ठीक है। देन उसके बाद लेंथ अगर हम 3 लेते हैं एंड 16 ब्रेथ लेते हैं तो वो अगेन 8 से ज़्यादा ही है, तो वो भी क्रॉस हो जाएगा, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये भी डायमेंशन नहीं ले सकते। फिर 4 और 12 लेते हैं तो 12 भी 8 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम चूज़ नहीं कर सकते, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर अगर हम 8 लेते हैं, ठीक है, अगर हम 8 लेते हैं तो आप क्या देख पाओगे कि 8 एंड 12 जो 8 है और 6 है, तो ये हम चूज़ कर सकते हैं। क्यों चूज़ कर सकते हैं हम? क्योंकि ये जो है ये 8 यूनिट को बिल्कुल क्रॉस करके नहीं जाने वाला है, ठीक है। आया समझ में? ये जो 8 यूनिट को क्रॉस करके नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 यूनिट को क्रॉस करके भले ना जाए ब्रेथ हमें कितनी दे के रखी है? ब्रेथ हमें 8 दे के रखी है। अगर हम ये भी 8 ले लेंगे तो टच तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें टच भी नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ब्रेथ को 8 ले रहे हैं हम उसे लेंथ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम लेंथ मान लेंगे, ठीक है। एंड जो हमने लेंथ को 6 लिया है उसे हम क्या मान लेंगे? उसे हम ब्रेथ मान लेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ कितनी है 6, ब्रेथ कितनी है 8, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रेथ 8 लेते हैं तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंथ 8 ले लेंगे और ब्रेथ 6 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम नंबर्स को चेंज करते हैं तब भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? 48 ही आएगा, ठीक है। एंड सेटिस्फाई भी हो जाएगा क्योंकि 6 जो है वो 12 से कम है, ठीक है। मतलब अगर हम लेंथ 8 लेते हैं तो वो 12 से कम है एंड ब्रेथ 6 लेते हैं वो 8 से कम है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर भी चेंज करके देखते, अगर हम लेंथ को 12 ले लेते एंड ब्रेथ को क्या ले लेते 4, तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 8 से कम है 4, लेकिन लेंथ 12 है जो कि इसको टच करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी लेंथ 12 दे के रखी है, ठीक है। तो लास्ट वाली कंडीशन हम बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा? लेंथ को 8 लेना होगा एंड ब्रेथ को कितना ले लेंगे? हम 6 ले लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना होगा? इसे नोट डाउन करना होगा। फिर हमने निकाल तो लिया है कि डायमेंशंस क्या लेने हैं, हम अभी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? वैसे मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर हम ग्रिड पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, तो आप ऑलरेडी इसको कर सकते हो। आप पेपर पे एग्जैक्टली या तो स्केल मतलब अगर आपको पेपर में देके रखा हो स्क्वायर पेपर या फिर ग्राफ पेपर देके रखा हो तो वहाँ पर तो आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर दोगे, और अगर नहीं देके रखा है तो आप स्केल के थ्रू भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे लेकर 12 सेंटीमीटर तक पहुँच सकते हो, बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एंड ब्रेथ के लिए 8 सेंटीमीटर तक आप ड्रॉ कर देना, ठीक है। आया समझ में? तो उससे क्या हो जाएगा? ये लेंथ आ जाएगी 12 यूनिट्स एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 8 यूनिट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम इनर रेक्टेंगल की बात करें तो डायमेंशंस हम क्या ले रहे हैं? लेंथ हम ले रहे हैं 8 यूनिट्स, तो इसे भी आप मतलब स्केल के साथ नाप लेना। एंड ब्रेथ कितनी ले रहे हैं हम? 6 यूनिट्स, तो ये इनर साइड बन गया, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। बोला जा रहा है एक स्क्वायर पीस है पेपर का जिसको हमने क्या किया है? हाफ फोल्ड कर दिया है, ठीक है। स्क्वायर पेपर है उसको हमने हाफ फोल्ड कर दिया है, ठीक है। द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स। जब हमने इस स्क्वायर पेपर को हाफ मतलब आधे से फोल्ड कर दिया तो उसके बाद हमने क्या किया है? उसको कट कर दिया, ठीक है। जब हमने कट किया तो ये जो स्क्वायर है ये 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जब हमने स्क्वायर को कट किया तो 2 अलग अलग रेक्टेंगल्स में ये स्क्वायर जो है
वो डिवाइड हो गया, ठीक है, आया समझ में, लेकिन इक्वल पार्ट्स में हुआ है। Regardless of the size of the square, one of the following statement is always true. Which statement is true here? बोला जा रहा है कि हमें साइज नहीं पता है यहाँ पे स्क्वायर का, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दे के रखिए, चारों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो हमें बताना है वो कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमसे बोला जा रहा है कि जो रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल, दोनों कहाँ से आए हैं, स्क्वायर से आए हैं। जब हमने स्क्वायर को कट किया तो बोला जा रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया भी इस स्क्वायर से ज़्यादा है, इस रेक्टेंगल का एरिया भी इस स्क्वायर से ज़्यादा है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इस स्क्वायर को ही काट के ये रेक्टेंगल लेकर आए, कोई अलग से नहीं लेकर आए, तो इनका एरिया इसके एरिया से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। एंड अगर आप एग्जाम्पल से करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप इस स्क्वायर के डायमेंशंस 4 लेते हो, मतलब पूरे जो साइड है आपको पता है स्क्वायर का इक्वली रहता है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा एंड ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कट कर रहे हैं तो इतनी लेंथ 2 होगी, क्योंकि इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, इतनी भी लेंथ 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 + 2 तो 4 आएगा। तो ये 2 हो जाएगी लेंथ इस रेक्टेंगल की, इसकी भी 2 हो जाएगी, बाकी ये तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है ब्रेथ, है ना। तो ये 4 एंड ये 4 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल, ठीक है, अगर हम इस रेक्टेंगल का, अभी सिर्फ इस रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं, क्योंकि एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का तो आ ही जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि दोनों का एरिया तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ × ब्रेथ होता है, तो लेंथ 2 है, ब्रेथ 4 है, तो 2 × 4 करेंगे, 8 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 8 स्क्वायर यूनिट। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया, मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया इस पूरे स्क्वायर के एरिया से कम ही है, लेकिन स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, क्रॉस का साइन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। बोला जा रहा है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ना, वो इन दोनों के पेरीमीटर को जब हम ऐड करेंगे उससे क्या आएगा, उससे ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर की बात करें तो फॉर्मूला क्या रहता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालें तो स्क्वायर का तो फॉर्मूला क्या रहता है, 4 × साइड। तो 4 × साइड कितनी दे के रखी है, 4, तो 4 × 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 16 यूनिट्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकाल कर रहे हैं पेरीमीटर। फिर अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें, अभी सिर्फ एक रेक्टेंगल की बात करें, तो फॉर्मूला क्या रहता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। लेंथ कितनी ले रहे हैं हम, 2, और ब्रेथ कितनी ले रहे हैं हम, 4, ठीक है। तो 2 × अगर हम 6 करेंगे, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया है, 12, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी कितना होगा, 12, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पेरीमीटर कितना आएगा, टोटल पेरीमीटर यहाँ पे आ जाएगा 24 यूनिट्स। कितना आ रहा है टोटल पेरीमीटर, 24 यूनिट्स। तो क्या ये 24 यूनिट्स मतलब 16 यूनिट्स से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो दोनों रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा आएगा। क्या यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर से कम ही है, दिख रहा है आपको। जब दोनों को ऐड किया 24 यूनिट आया, एंड 24 यूनिट 16 यूनिट से ज़्यादा है, एंड 16 यूनिट 24 यूनिट से कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत दे के रखी है, तो हम यहाँ पर भी क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में।
अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1/2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। बोला जा रहा है कि जब हम इन रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल्स का टोटल पेरीमीटर आया है वो स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना होगा, 1.5 होगा। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन हम सी वाला भी सॉल्व करके देखेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये पेरीमीटर कितना आया है 24 यूनिट्स एंड ये कितना आया है 16 यूनिट्स। ठीक है, तो 1.5 बोला जा रहा है। पहले तो 1 हम देखें, 1 का मतलब क्या होगा, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होना चाहिए, तब तो हम मानेंगे दोनों इक्वल है। ठीक है, आया समझ में? 1.5 मतलब हाफ ज़्यादा होगा उससे, जितना स्क्वायर का पेरीमीटर है ना उससे भी मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर इस स्क्वायर के पेरीमीटर से आधा ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा होता है 8। कितना होता है, आधा 8 होता है। ठीक है, और 16 + 8 कर रहे हैं हम तो कितना आएगा, यहाँ पे 24 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आया है 24 ही आया है। इसका मतलब क्या है, जो रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर आया है जब हमने सम किया वो स्क्वायर के पेरीमीटर से 1.5 टाइम्स ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, हमसे बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर, जो कि कितना है 24 यूनिट्स, इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, 1.5 टाइम्स बोला जा रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 16 है। ठीक है, तो 16 को जब हम 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 टाइम को सॉल्व करते हैं, ये आप फ्रैक्शन में और अच्छे से पढ़ोगे। ये जो दे के रखा है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे के रखा है। हम इसको सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, +1 कर देंगे, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आएगा एंड जो नीचे 2 लिखा गया है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 8 ज़ा 16। तो 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर क्या आ रहा है 24 यूनिट्स। तो यहाँ पर भी क्या है 24 यूनिट्स ही है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली जा रही है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है एंड जो इन रेक्टेंगल्स को जब हमने ऐड किया वो पेरीमीटर आया है, उनमें कितना डिफरेंस है, 3/2 का डिफरेंस है, मतलब 1.5 टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर 1.5 टाइम्स ज़्यादा है स्क्वायर के पेरीमीटर से। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट बोली जा रही है। ठीक है, अगर आपको ये जो कन्वर्ट किया मैंने आपको समझ में नहीं आया तो इससे नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन का है, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। हमसे बोला जा रहा है कि जो एरिया ऑफ द स्क्वायर है ना वो हमेशा क्या होगा 3 टाइम्स से ज़्यादा आएगा, किससे, एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल कितना है 8, तो दूसरा रेक्टेंगल भी कितना होगा, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया भी 8 होगा। 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कहाँ से 3 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी 16 था एंड जब हम एरिया ऑफ दोनों रेक्टेंगल्स को ऐड कर रहे हैं तब भी 16 आएगा। दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने इस स्क्वायर को काट के ही इन रेक्टेंगल्स को फॉर्म किया है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो इक्वल होगा, 3 टाइम्स नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत दे के रखी है, तो हमने क्या किया, क्रॉस का साइन लगा दिया है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट
एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।